यह पूरी बातचीत एक बहुत ही प्रेरणादायक और भावुक कहानी है जिसमें WWE के सुपरस्टार ओबा फेमी अपने बचपन, संघर्ष, परिवार, अफ्रीका की जिंदगी, मानसिक दबाव, कला, आर्ट और WWE तक के सफर के बारे में खुलकर बात कर रही हैं। इस पॉडकास्ट में स्टेफनी मैकमाहोन उनसे सवाल पूछ रही हैं और उनकी जिंदगी को गहराई से समझने की कोशिश कर रही हैं। ओबा फेमी बताते हैं कि 8 साल पहले वो नाइजीरिया में थे और उस समय उन्हें ऐसा नहीं लगता था कि वो कभी WWE सुपरस्टार बन पाएंगे, लेकिन उनके अंदर हमेशा जिंदगी में कुछ बड़ा करने की भूख थी। उन्हें नहीं पता था कि WWE तक पहुंच पाएंगे या नहीं, लेकिन वो हमेशा खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहे। वो कहते हैं कि इंसान को लगातार और बेहतर बनते रहना चाहिए। यही सोच उन्हें NXT चैंपियन बनने तक ले गई। फिर बातचीत उनके बचपन और नाइजीरिया की संस्कृति पर जाती है। ओबा बताते हैं कि अफ्रीकी संस्कृति बहुत सख्त होती है। वहाँ बच्चों को बहुत अनुशासन में रखा जाता है। बिना पूछे खेलने तक की इजाजत नहीं होती। लेकिन वो यह भी कहते हैं कि उनके माता पिता उनसे बहुत प्यार करते थे, खासकर उनकी माँ, जो उनकी सबसे बड़ी समर्थक थी। उनके अनुसार नाइजीरिया में जिंदगी आसान नहीं है। गरीबी, कठिन हालात और डर लोगों को बहुत मेहनती बना देते हैं। इसी वजह से जब नाइजीरियन लोग दूसरे देशों में जाते हैं तो अक्सर बहुत सफल होते हैं, क्योंकि उन्होंने बचपन से संघर्ष और अनुशासन देखा होता है। ओबा बताते हैं कि उनके माता पिता ने काफी मुश्किलों का सामना किया, लेकिन कभी उन्हें महसूस नहीं होने दिया कि घर में परेशानी है। बाद में बड़े होकर उन्हें समझ आया कि उनके माता पिता कितनी मुश्किलों से गुजर रहे थे। वो कहते हैं कि उनके माँ बाप चाहते थे कि वो स्टैटिस्टिक्स यानी गरीबी और संघर्ष में फंसे लोगों का हिस्सा न बने, बल्कि उनसे ऊपर उठें। इसके बाद वो बताते हैं कि वो लंबे समय तक अकेले बच्चे थे। उनके माता पिता की शादी के 6 साल बाद उनका जन्म हुआ था, इसलिए पूरा परिवार उन्हें बहुत संभाल कर रखता था। हर किसी की उम्मीदें उन्हीं पर थीं। बाद में जब उनका छोटा भाई गोद लिया गया, तब परिवार का थोड़ा ध्यान बंटा और उन्हें खुद को समझने और अपने तरीके से बढ़ने का मौका मिला। बातचीत में सबसे दिलचस्प हिस्सा तब आता है जब ओबा प्रेशर यानी दबाव के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि अगर इंसान हर समय यह सोचने लगे कि बहुत कुछ दांव पर लगा है तो वह घबरा जाता है और हार सकता है। इसलिए उन्होंने खुद को सिखाया कि बड़े मैच या बड़ी भीड़ को भी प्रैक्टिस यानी सामान्य अभ्यास की तरह लेना चाहिए। उन्होंने ट्रैक एंड फील्ड में शॉट पुट खेला था। वहां उनके कोच ने उन्हें समझाया था कि चाहे स्टेडियम बदल जाए, रिंग बदल जाए, लेकिन खेल वही है, बस जाकर अपना काम करना है। यही सोच वो WWE में भी लेकर आए। चाहे 400 लोगों के सामने खेलना हो या 16,000 लोगों के सामने, वो खुद को यही कहते हैं कि ये सिर्फ प्रैक्टिस है। इसके बाद वो मानसिक संतुलन और ट्रेनिंग के बारे में बताते हैं। उनका कहना है कि हर दिन तेज और आक्रामक होकर काम करने से बेहतर है कि कभी कभी धीरे होकर सीखो और खुद को समझो। अगर इंसान थका हुआ हो या मानसिक रूप से परेशान हो तो उसे खुद को धीमा करके दोबारा आत्मविश्वास बनाना चाहिए। फिर बातचीत उनके व्यक्तित्व और कमजोरियों पर जाती है। ओबा बताते हैं कि बचपन में उनके माता पिता जब काम से तनाव में घर लौटते थे तो वो उनके चेहरे और बॉडी लैंग्वेज देखकर समझ जाते थे कि आज माहौल कैसा है। इससे वो लोगों की भावनाओं को पढ़ना सीख गए। उन्होंने लोगों के चेहरे, हाव भाव और शरीर की भाषा समझना सीख लिया। यही कला बाद में WWE में बहुत काम आई। जब वो रिंग में दूसरे रेसलर्स के साथ होते हैं तो वो तुरंत समझ जाते हैं कि सामने वाला असहज है या डर रहा है। तब वो माहौल हल्का करने के लिए मजाक करते हैं, जोक्स मारते हैं या बातचीत बदल देते हैं ताकि सामने वाला सहज महसूस करे। वो बताते हैं कि रेसलिंग सिर्फ ताकत का खेल नहीं बल्कि पीपल बिजनेस है। अगर आप लोगों को समझते हो और उनके साथ तालमेल बना सकते हो तभी सफल हो सकते हो। इसी दौरान वो रेफरीज की अहमियत भी बताते हैं। उनका कहना है कि रेफरी सिर्फ गिनती करने वाला इंसान नहीं होता,
बल्कि वो रिंग के अंदर और बाहर के बीच एक पुल होता है। कई बार रेफरी ही मैच के दौरान रेसलर का तनाव कम करता है। फिर बातचीत बदलकर आधुनिक WWE और अनरियल जैसे शो पर जाती है। ओबा कहते हैं कि समय बदल रहा है और लोगों को बदलाव स्वीकार करना चाहिए। वो कहते हैं कि हर पीढ़ी की अपनी भाषा, मेम्स और कल्चर होती है। जैसे पहले वाइन वीडियोस थे, वैसे आज 6 से 7 जैसे मेम्स हैं। बड़ी उम्र के लोग नई चीजों को बेकार समझते हैं, लेकिन असल में हर जनरेशन की अपनी पहचान होती है। इसके बाद वो अपने पसंदीदा WWE सुपरस्टार के बारे में बताते हैं और वो है ट्रिपल एच। ओबा कहते हैं कि उन्हें ट्रिपल एच इसलिए पसंद थे क्योंकि वो हर चीज में कंप्लीट थे। उनका रेसलिंग स्टाइल, उनकी इंटेंसिटी, प्रोमोस और पर्सनालिटी सब शानदार था। साथ ही ओबा बताते हैं कि उन्हें हमेशा विलन्स यानी हील्स पसंद आए। उनका मानना है कि अगर कहानी में बड़ा विलन नहीं होगा तो हीरो की जीत भी खास नहीं लगेगी। फिर उनकी कला यानी ड्राइंग पर चर्चा होती है। ओबा बताते हैं कि बचपन में उन्हें ड्राइंग बहुत पसंद थी, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने उन पर आर्टिस्ट बनने का दबाव डालना शुरू कर दिया। हर कोई कहता था कि वो आर्टिस्ट हैं, इसलिए वो मजबूरी में आर्ट करते रहे। इससे उनका पैशन कम होने लगा। वो परफेक्शनिस्ट बन गए थे। अगर ड्राइंग अच्छी नहीं बनती थी तो वो गुस्से में पेपर फाड़ देते थे। बाद में उन्होंने सीखा कि गलतियां भी आर्ट का हिस्सा होती हैं। उन्होंने एक खास पेंटिंग के बारे में बताया जिसमें एक बूढ़ा आदमी घड़ी बिग बेन उठाए हुए दिखता है। वो बताते हैं कि उस पेंटिंग का मतलब था कि समय सबसे ताकतवर है। कभी वो आदमी मजबूत और सीधा था, लेकिन समय के साथ कमजोर और झुक गया। एक दिन समय उसे पूरी तरह तोड़ देगा। यह आर्ट वर्क लोगों को बहुत पसंद आई क्योंकि उसमें जिंदगी की सच्चाई छिपी थी। सबसे भावुक हिस्सा तब आता है जब वो अपनी माँ के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि उनकी माँ ने उन्हें प्यार करना सिखाया। उन्होंने सिर्फ बातें नहीं की, बल्कि अपने प्यार से उन्हें महसूस कराया कि सच्चा प्यार क्या होता है। इसी वजह से आज वो समझ जाते हैं कि कौन सच में उनसे प्यार करता है और कौन नहीं। इसके बाद वो WWE में परफेक्शनिज्म के बारे में बात करते हैं। वो बताते हैं कि NXT में रहते हुए वो इलैबोरेट मैचेस और एंडिंग्स सोचते थे, लेकिन शॉन माइकल्स अक्सर उनकी योजनाएं बदल देते थे। शुरुआत में उन्हें बहुत बुरा लगता था, लेकिन बाद में उन्होंने समझा कि शॉन को पूरी कहानी का डायरेक्शन पता होता है। वहीं से उन्होंने सीखा कि WWE में आपको खुद को टूल की तरह इस्तेमाल होने देना पड़ता है ताकि बड़ी कहानी सही तरह आगे बढ़ सके। अंत में उनसे पूछा जाता है कि वो अपने बच्चों को क्या सिखाना चाहेंगे। ओबा कहते हैं कि वो अपने बच्चों को अनुशासन जरूर सिखाएंगे, लेकिन साथ ही उनकी भावनाओं को भी समझेंगे। वो बताते हैं कि बचपन में जब उन्हें स्कूल में कोई समस्या होती थी तो बड़े लोग उसे छोटा समझकर नजरअंदाज कर देते थे, लेकिन उनके लिए वही उनकी पूरी दुनिया होती थी। इसलिए वो चाहते हैं कि उनके बच्चे जब भी कोई बात लेकर आएं तो वो उसे गंभीरता से सुनें और समझें। पूरी कहानी संघर्ष, अनुशासन, मानसिक मजबूती, परिवार के प्यार, परफेक्शनिज्म, आर्ट, साइकोलॉजी और WWE की दुनिया के पीछे छिपी असली मेहनत को दिखाती है। यह सिर्फ एक रेसलर की कहानी नहीं बल्कि एक इंसान की जर्नी है जो गरीबी और दबाव से निकलकर दुनिया के सबसे बड़े रेसलिंग मंच तक पहुंचा। इस बातचीत का यह हिस्सा बहुत ही गहरा, भावुक और प्रेरणादायक है, जहां ओबा फेमी अपनी सोच, सपनों, जिंदगी के नजरिए और भविष्य के बारे में खुलकर बात करते हैं। वहीं स्टेफनी मैकमाहन लगातार उनके विचारों को समझने की कोशिश करती हैं और अपनी जिंदगी के अनुभव भी शेयर करती हैं। पूरी बातचीत सिर्फ WWE या रेसलिंग तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह इंसानी सोच, परिवार, सपनों, समय, प्यार और जिंदगी के असली मतलब तक पहुंच जाती है। शुरुआत में स्टेफनी कहती हैं कि जब इंसान बच्चा होता है तब उसकी छोटी छोटी बातें भी उसके लिए बहुत बड़ी होती हैं।
जैसे स्कूल में कपड़े, दोस्त या छोटी परेशानियां। बड़े लोगों को वो चीजें छोटी लग सकती हैं, लेकिन बच्चे के लिए वही उसकी पूरी दुनिया होती है। ओबा इस बात से सहमत होते हैं क्योंकि उन्होंने भी बचपन में ऐसा महसूस किया था। उनके माता पिता बुरे नहीं थे, लेकिन जिंदगी की असली परेशानियों में उलझे हुए थे। इसलिए कभी कभी वो उनकी भावनाओं को पूरी तरह समझ नहीं पाते थे। ओबा कहते हैं कि इसी वजह से वो अपने भविष्य के बच्चों के साथ अलग तरह से पेश आना चाहेंगे और उनकी बातों को महत्व देंगे। इसके बाद स्टेफनी ओबा की सोच की तारीफ करती हैं कि वो हर बड़े मौके को प्रैक्टिस यानी सामान्य अभ्यास की तरह लेते हैं। ओबा बताते हैं कि यही सोच उन्हें शांत रखती है। वो कहते हैं कि जिंदगी में पर्सपेक्टिव यानी नजरिया बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर इंसान डर और दबाव को अपने ऊपर हावी कर ले तो वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने खुद को सिखाया कि हर बड़े मंच को ऐसे देखो जैसे यह बस एक और दिन है। फिर स्टेफनी उनसे पूछती हैं कि वो जिंदगी में आखिर क्या करना चाहते हैं। इस पर ओबा बहुत गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि उनका सबसे बड़ा सपना सिर्फ चैंपियनशिप जीतना नहीं है, बल्कि वो चाहते हैं कि लोग उन्हें महसूस करें। जिस तरह उन्होंने बचपन में रेसलिंग देखकर भावनाएं महसूस की थीं, उसी तरह वो चाहते हैं कि लोग उनकी कहानी, उनके मैच और उनके किरदार से जुड़े। वो चाहते हैं कि जब लोग उनका नाम सुने तो उन्हें एक एहसास हो, एक कनेक्शन महसूस हो। इस पर स्टेफनी मशहूर लेखिका माया एंजलू का एक कोट याद करती हैं। वो कहती हैं कि लोग यह भूल जाते हैं कि आपने क्या कहा या क्या किया, लेकिन वो कभी नहीं भूलते कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। यह बात ओबा की सोच से पूरी तरह मेल खाती है। ओबा का मानना है कि रेसलिंग का असली जादू इमोशंस में होता है। अगर आप लोगों को महसूस करा सकते हैं, तभी वो हमेशा आपको याद रखेंगे। फिर बातचीत किताबों, दार्शनिकों और प्रेरणा देने वाले लोगों पर जाती है। ओबा बताते हैं कि वो किसी एक इंसान की बातों को नहीं मानते, बल्कि हर जगह से सीख लेते हैं। उनका कहना है कि जिंदगी में हर इंसान आपको कुछ सिखा सकता है, चाहे वो बच्चा हो या कोई बुजुर्ग। वो बताते हैं कि NXT में टेरी टेलर ने उन्हें बहुत प्रेरित किया। टेरी टेलर बहुत बुद्धिमान इंसान थे और उन्होंने ओबा को मिन्यूशिए जैसे शब्दों का मतलब समझाया, यानी छोटी छोटी चीजों की गहराई। इससे ओबा ने सीखा कि जिंदगी और रेसलिंग दोनों में छोटी डिटेल्स बहुत मायने रखती हैं। इसके बाद रॉयल रंबल की बात होती है। स्टेफनी उनसे पूछती हैं कि इतने बड़े मंच पर जाने से पहले उनके दिमाग में क्या चल रहा था। ओबा बताते हैं कि वो चाहते थे कि सऊदी अरेबिया की भीड़ उनके एंट्रेंस चांस के साथ जुड़ जाए। उन्हें बड़ी भीड़ और लंबे रैम्प्स देखकर एक्साइटमेंट भी महसूस हुई। फिर उनके खास स्ट्राट यानी चलने के अंदाज की बात होती है। ओबा बताते हैं कि उनका यह अंदाज थोड़ा बहुत रिक फ्लेयर से इंस्पायर्ड है, लेकिन उन्होंने उसे मॉडर्न स्टाइल दिया है। वो मजाक में बताते हैं कि लोग सोचते हैं कि सिर्फ हाथ हिलते हैं, लेकिन असली मैजिक शोल्डर्स में होता है। फिर उनकी नाइजीरियन बीड्स यानी मोतियों की बात होती है। वो बताते हैं कि ये बीड्स उनकी संस्कृति और पहचान का हिस्सा हैं। उन्होंने अलग अलग रंगों के बीड्स इकट्ठा किए हुए हैं और वो चाहते हैं कि कभी ये उनके रेसलिंग गियर के साथ भी परफेक्टली मैच करें। इसके बाद बातचीत बहुत भावुक हो जाती है जब ओबा अपने पास्टर यानी चर्च के गुरु फेमी पॉल के बारे में बात करते हैं। वो बताते हैं कि जब उनके और उनके पिता के बीच तनाव होता था, तब पास्टर फेमी पॉल उन्हें समझाते थे कि उनके पिता उनसे प्यार करते हैं। उन्होंने हमेशा ओबा को अपने माता पिता का सम्मान करना सिखाया।
ओबा मानते हैं कि आज उनकी जिंदगी में जो भी सफलता है उसमें उनके माता पिता की दुआओं का बहुत बड़ा हाथ है। फिर स्टेफनी उनसे पूछती हैं कि जिंदगी का सबसे बड़ा सबक क्या है। इस पर ओबा बहुत शक्तिशाली बात कहते हैं, ड्रीम बिग, यानी बड़े सपने देखो। वो बताते हैं कि 8 साल पहले वो नाइजीरिया में थे और WWE सुपरस्टार बनना लगभग असंभव लगता था, लेकिन उन्होंने कभी अपने सपनों को छोटा नहीं किया। पहले उन्होंने सोचा कि उन्हें अमेरिका में स्कॉलरशिप चाहिए, फिर सोचा कि उन्हें सेट चैंपियनशिप्स जीतनी हैं, फिर सोचा कि उन्हें WWE में जाना है, फिर NXT चैंपियन बनना है। और वो हर बार खुद से कहते गए, ऐसा क्यों नहीं हो सकता। उनका कहना है कि इंसान को कभी रुकना नहीं चाहिए। वो कहते हैं कि लोग अक्सर सलाह देते हैं, बी योरसेल्फ, लेकिन उनके अनुसार अगर इंसान जिंदगी में ज्यादा बनना चाहता है तो उसे इवॉल्व यानी बदलना और बेहतर बनना होगा। सिर्फ वहीं रुक जाना काफी नहीं है। इंसान को लगातार खुद को इम्प्रूव करना चाहिए। स्टेफनी भी इस सोच से पूरी तरह सहमत होती हैं और कहती हैं कि जिंदगी में ग्रोथ माइंडसेट बहुत जरूरी है। फिर बातचीत जिंदगी, बदलाव और भविष्य पर जाती है। स्टेफनी कहती हैं कि जिंदगी में एक चीज तय है, बदला। चाहे इंसान कितना भी कंफर्टेबल क्यों न हो, जिंदगी एक दिन सब बदल देती है। इसलिए इंसान को बदलाव को स्वीकार करना सीखना चाहिए। ओबा भी मानते हैं कि अगर इंसान सीखना बंद कर दे और सिर्फ आराम में जीना चाहे तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। इसके बाद स्टेफनी एक बहुत भावुक कहानी सुनाती हैं। वो एक 102 साल की महिला की कहानी बताती हैं जिसने अपनी मौत से पहले कहा कि उसे अफसोस है कि उसने अपने पति के साथ ज्यादा समय नहीं बिताया, ज्यादा प्यार नहीं जताया और छोटी छोटी चीजों में उलझी रही। उसने कहा कि जिंदगी खत्म होने का इंतजार मत करो, अभी जीना शुरू करो। अभी प्यार जताओ, अभी हंसो, अभी माफ करो। इस कहानी के बाद माहौल बहुत भावुक हो जाता है। ओबा फिर अपनी मां के बारे में एक मजेदार लेकिन प्यारी याद शेयर करते हैं। वो बताते हैं कि बचपन में उनकी मां उन्हें पढ़ाती थी। एक दिन वो पढ़ते पढ़ते सो गए। उनकी मां ने उन्हें लगभग पूरी तरह सो जाने दिया और फिर अचानक जोर से चिल्लाई, रीड यानी पढ़ो। ओबा घबराकर उठ गए और पढ़ना शुरू कर दिया। मजेदार बात यह है कि उन्होंने वही लाइन हाल ही में WWE स्मैकडाउन में इस्तेमाल की थी। स्टेफनी यह सुनकर बहुत खुश होती हैं क्योंकि यह एक खूबसूरत फुल सर्कल मोमेंट था, बचपन की याद का रेसलिंग में वापस आना। अंत में स्टेफनी ओबा की बहुत तारीफ करती हैं। वो कहती हैं कि उनके अंदर बहुत गहराई, समझ और दिल है। वो उन्हें शुभकामनाएं देती हैं और कहती हैं कि उन्हें पूरा विश्वास है कि ओबा भविष्य में बहुत कुछ हासिल करेंगे। ओबा भी इस बातचीत के लिए धन्यवाद कहते हैं और बताते हैं कि उन्हें यह इंटरव्यू बहुत पसंद आया। पूरी बातचीत सिर्फ रेसलिंग की नहीं बल्कि इंसान की सोच, संघर्ष, सपनों, परिवार, प्यार, बदलाव और जिंदगी के असली मतलब की कहानी बन जाती है। यह दिखाती है कि एक साधारण लड़का जिसने नाइजीरिया में कठिन हालात देखे, कैसे अपने सपनों को लगातार बड़ा करता गया और दुनिया के सबसे बड़े मंच तक पहुंच गया। WWE के उभरते हुए सुपरस्टार ओबा फेमी ने इस इंटरव्यू में अपनी पूरी जिंदगी की कहानी शेयर की, नाइजीरिया के संघर्ष से लेकर WWE और NXT चैंपियन बनने तक का सफर। इस वीडियो में आप जानेंगे ओबा फेमी का बचपन और नाइजीरियन माता पिता का सख्त अनुशासन और प्यार, गरीबी और संघर्ष से बाहर निकलने की कहानी। WWE में सफलता पाने का माइंडसेट, कैसे उन्होंने प्रेशर को हैंडल करना सीखा, इमोशंस और रेसलिंग स्टोरी टेलिंग का कनेक्शन, शॉन माइकल्स,
ट्रिपल एच और WWE बड़े सपने देखने की सबसे पावरफुल मोटिवेशन यह सिर्फ रेसलिंग स्टोरी नहीं बल्कि एक ऐसी इंस्पिरेशनल जर्नी है जो आपको जिंदगी में बड़ा सोचने और कभी हार न मानने की सीख देगी। अगर आपको ऐसी WWE स्टोरीज और इमोशनल रेसलिंग कंटेंट पसंद है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओबा फेमी की यह कहानी सिर्फ एक WWE सुपरस्टार बनने की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे इंसान की यात्रा है जिसने संघर्ष, अनुशासन, दबाव, सपनों और मेहनत के दम पर अपनी जिंदगी बदल दी। इस पूरी बातचीत में ओबा फेमी ने अपने बचपन से लेकर WWE तक के सफर को इतने गहरे और भावुक तरीके से बताया कि यह कहानी हर उस इंसान को प्रेरित करती है जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है। ओबा फेमी बताते हैं कि 8 साल पहले वो नाइजीरिया में थे। उस समय उनके लिए WWE सिर्फ टीवी पर दिखने वाला एक सपना था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वो दुनिया के सबसे बड़े रेसलिंग मंच पर खड़े होंगे, लेकिन उनके अंदर हमेशा एक भूख थी, जिंदगी में कुछ बड़ा करने की, कुछ अलग करने की। वो कहते हैं कि इंसान को कभी अपने सपनों को छोटा नहीं करना चाहिए। जब वो नाइजीरिया में थे तब उन्होंने सोचा कि अगर वो मेहनत करें तो अमेरिका में स्कॉलरशिप पा सकते हैं। फिर अमेरिका पहुंचे तो सोचा कि अब सेक चैंपियनशिप जीत सकते हैं। फिर सोचा कि WWE सुपरस्टार क्यों नहीं बन सकते, और इसी तरह वो हर बार अपने सपनों को बड़ा करते गए। उनका बचपन नाइजीरिया की सख्त और अनुशासित संस्कृति में बीता। वो बताते हैं कि अफ्रीकी परिवारों में बच्चों को बहुत डिसिप्लिन में रखा जाता है। बिना पूछे बाहर खेलने तक की इजाजत नहीं होती। लेकिन इस सख्ती के पीछे प्यार और डर दोनों होते हैं। उनके माता पिता चाहते थे कि उनका बेटा गरीबी और संघर्ष से बाहर निकले और जिंदगी में कुछ बड़ा करे। नाइजीरिया की जिंदगी आसान नहीं थी। वहां गरीबी, डर और मुश्किलें आम बात थीं। इसलिए उनके माता पिता ने उन्हें बचपन से मेहनत और अनुशासन की आदत सिखाई। ओबा बताते हैं कि उनके माता पिता खुद मुश्किलों से गुजरते थे, लेकिन उन्होंने कभी अपने बेटे को महसूस नहीं होने दिया कि घर में परेशानी है। बाद में बड़े होकर उन्हें एहसास हुआ कि उनके माँ बाप कितनी मुश्किल जिंदगी जी रहे थे। वो कहते हैं कि उनकी माँ ने उन्हें सबसे बड़ा सबक दिया, प्यार करना। उनकी माँ ने कभी बड़े बड़े भाषण नहीं दिए, लेकिन अपने प्यार से उन्हें महसूस कराया कि सच्चा प्यार क्या होता है। इसी वजह से आज वो आसानी से समझ जाते हैं कि कौन उनसे सच्चा प्यार करता है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। वो बताते हैं कि लंबे समय तक वो अकेले बच्चे थे। उनके माता पिता की शादी के 6 साल बाद उनका जन्म हुआ था, इसलिए पूरा परिवार उन्हें बहुत संभाल कर रखता था। हर किसी की उम्मीदें उन्हीं पर थीं। बाद में जब उनका छोटा भाई गोद लिया गया तब परिवार का थोड़ा ध्यान बंटा और उन्हें खुद को समझने का मौका मिला। बचपन में उन्होंने अपने माता पिता के तनाव को बहुत करीब से देखा। जब उनके माता पिता काम से थके हुए और परेशान होकर घर लौटते थे तो वो उनके चेहरे और बॉडी लैंग्वेज देखकर समझ जाते थे कि आज घर का माहौल कैसा है। इससे उन्होंने लोगों की भावनाओं को पढ़ना सीख लिया। यही चीज बाद में WWE में उनके बहुत काम आई। वो बताते हैं कि रेसलिंग सिर्फ ताकत का खेल नहीं बल्कि पीपल बिजनेस है। रिंग में सामने वाले इंसान की बॉडी लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी होता है। अगर सामने वाला डर रहा हो या असहज हो तो आपको उसे सहज महसूस कराना पड़ता है। कभी मजाक करके, कभी बात बदलकर और कभी कॉन्फिडेंस देकर। ओबा अपने मेंटल स्ट्रेंथ के बारे में भी बात करते हैं। वो बताते हैं कि उन्होंने शॉट पुट खेला था और कई साल ट्रैक एंड फील्ड में बिताए। वहां उनके कोच ने उन्हें एक बहुत बड़ी सीख दी थी
बड़े मैच को प्रैक्टिस की तरह लोग चाहे 400 लोग देख रहे हो या 16,000, खेल वही है। यही सोच वो WWE में भी लेकर आए। वो कहते हैं कि अगर इंसान हर समय प्रेशर के बारे में सोचता रहेगा तो वो नर्वस हो जाएगा। इसलिए उन्होंने खुद को सिखाया कि हर बड़ा मौका सिर्फ एक और प्रैक्टिस है। यही माइंडसेट उन्हें शांत रखता है। फिर वो बताते हैं कि परफेक्शनिज्म ने भी उनकी जिंदगी को बहुत प्रभावित किया। बचपन में उन्हें ड्राइंग का बहुत शौक था, लेकिन धीरे धीरे हर कोई उन्हें आर्टिस्ट कहने लगा और उन पर उम्मीदें डालने लगा। वो बताते हैं कि अगर उनकी ड्राइंग परफेक्ट नहीं बनती थी तो वो गुस्से में पेपर फाड़ देते थे, लेकिन समय के साथ उन्होंने सीखा कि गलतियां भी कला का हिस्सा होती हैं। बाद में उन्होंने समझा कि जिंदगी और रेसलिंग भी आर्ट की तरह है, सब कुछ प्लान के हिसाब से नहीं चलता। कभी इंजरीज होती हैं, कभी प्लान्स बदलते हैं और आपको हर बार खुद को बदलना पड़ता है। उनकी एक पेंटिंग बहुत मशहूर हुई जिसमें एक बूढ़ा आदमी बिग बैन जैसी घड़ी उठाए हुए दिखाई देता है। वो बताते हैं कि उस पेंटिंग का मतलब था कि समय सबसे ताकतवर है। कभी वो आदमी मजबूत था, लेकिन समय के साथ वो कमजोर और झुक गया। एक दिन समय उसे पूरी तरह तोड़ देगा। यह आर्ट वर्क लोगों को बहुत पसंद आई क्योंकि उसमें जिंदगी की सच्चाई छिपी थी। WWE में आने के बाद भी उनका सफर आसान नहीं था। NXT में रहते हुए वो इलैबोरेट मैचेस और एंडिंग्स सोचते थे, लेकिन शॉन माइकल्स अक्सर उनकी योजनाएं बदल देते थे। शुरुआत में उन्हें बहुत गुस्सा आता था, लेकिन बाद में उन्होंने समझा कि शॉन को पूरी कहानी का डायरेक्शन पता होता है। तभी उन्होंने सीखा कि कभी कभी आपको खुद को ईगो से अलग करके सीखने के लिए तैयार रहना पड़ता है। ओबा बताते हैं कि उन्हें हमेशा विलन्स यानी हील्स पसंद आए। उनका मानना है कि अगर कहानी में बड़ा विलन नहीं होगा तो हीरो की जीत भी खास नहीं लगेगी। वो ट्रिपल एच को अपना पसंदीदा रेसलर बताते हैं क्योंकि उनके अनुसार ट्रिपल एच हर चीज में कंप्लीट थे, रेसलिंग, प्रोमोस, पर्सनालिटी और इंटेंसिटी। रॉयल रंबल की बात करते हुए ओबा बताते हैं कि इतने बड़े मंच पर जाने से पहले उनके अंदर एक्साइटमेंट थी, लेकिन डर नहीं। वो चाहते थे कि सऊदी अरेबिया की भीड़ उनके एंट्रेंस चांस के साथ जुड़ जाए। उनके खास स्ट्रट यानी चलने के अंदाज के बारे में वो बताते हैं कि यह थोड़ा बहुत रिक फ्लेयर से इंस्पायर्ड है, लेकिन उन्होंने उसे मॉडर्न बनाया है। साथ ही वो अपनी नाइजीरियन बीड्स के बारे में बताते हैं जो उनकी संस्कृति और पहचान का हिस्सा हैं। बातचीत में वो अपने पास्टर फेमी पॉल का भी जिक्र करते हैं। वो बताते हैं कि जब उनके और उनके पिता के बीच तनाव होता था तब पास्टर उन्हें समझाते थे कि उनके पिता उनसे प्यार करते हैं। उन्होंने उन्हें सिखाया कि माता पिता का सम्मान करना बहुत जरूरी है क्योंकि उनकी दुआएं इंसान की जिंदगी बदल सकती हैं। ओबा मानते हैं कि आज उनकी सफलता में उनके माता पिता की प्रेयर्स का बहुत बड़ा हाथ है। स्टेफनी उनसे पूछती हैं कि जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन क्या है। इस पर वो कहते हैं, ड्रीम बिग। वो कहते हैं कि अगर इंसान बड़े सपने नहीं देखेगा तो बड़ी चीजें कभी हासिल नहीं कर पाएगा, लेकिन सिर्फ सपना देखना काफी नहीं है। इंसान को लगातार इवॉल्व यानी खुद को बदलना और बेहतर बनाना पड़ता है। वो कहते हैं कि लोग अक्सर कहते हैं बी योरसेल्फ, लेकिन अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको खुद को लगातार इंप्रूव करना होगा। फिर बातचीत जिंदगी और समय के महत्व पर जाती है। स्टेफनी एक बूढ़ी महिला की कहानी सुनाती हैं जिसने मरने से पहले कहा कि उसे अफसोस है कि उसने अपने पति के साथ ज्यादा समय नहीं बिताया, ज्यादा प्यार नहीं जताया और छोटी छोटी चीजों में उलझी रही।
उसने कहा कि जिंदगी खत्म होने का इंतजार मत करो, अभी जीना शुरू करो। अभी प्यार जताओ, अभी हंसो और अभी माफ करो। यह सुनकर माहौल बहुत भावुक हो जाता है। अंत में ओबा अपनी माँ की एक प्यारी याद शेयर करते हैं। वो बताते हैं कि बचपन में उनकी माँ उन्हें पढ़ाती थी। एक दिन वो पढ़ते पढ़ते सो गए। उनकी माँ ने उन्हें लगभग पूरी तरह सो जाने दिया और फिर अचानक जोर से चिल्लाई, रीड यानी पढ़ो। वो घबराकर उठ गए और पढ़ना शुरू कर दिया। मजेदार बात यह है कि उन्होंने वही लाइन हाल ही में WWE स्मैकडाउन में इस्तेमाल की। यह उनके बचपन और WWE करियर के बीच एक खूबसूरत कनेक्शन बन गया। पूरी कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में संघर्ष, अनुशासन, प्यार और बड़े सपने कितने जरूरी हैं। ओबा फेमी की जर्नी सिर्फ एक रेसलर की कहानी नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने कभी खुद को सीमित नहीं किया। उन्होंने हर बार खुद से कहा, मैं और बेहतर बन सकता हूं, और यही सोच उन्हें नाइजीरिया की सड़कों से WWE के सबसे बड़े मंच तक ले आई। यह कहानी WWE सुपरस्टार ओबा फेमी और स्टेफनी मैकमाहन के एक गहरे और प्रेरणादायक इंटरव्यू की है। इसमें ओबा फेमी अपने बचपन, परिवार, सपनों और WWE तक के सफर के बारे में बताते हैं। वह कहते हैं कि बचपन में कई बार माता पिता छोटी बातों को गंभीर नहीं समझते, लेकिन बच्चे उन पलों को हमेशा याद रखते हैं। ओबा बताते हैं कि उनकी मां ने उन्हें प्यार, अनुशासन और मेहनत की सीख दी, जबकि उनके चर्च और समुदाय ने उन्हें अमेरिका आने में मदद की। ओबा फेमी बताते हैं कि उनका सबसे बड़ा सपना सिर्फ चैंपियन बनना नहीं, बल्कि ऐसा रेसलर बनना है जिसे लोग हमेशा याद रखें। वह चाहते हैं कि फैंस उन्हें देखकर वही भावनाएं महसूस करें जो उन्होंने बचपन में WWE देखते समय महसूस की थी। इंटरव्यू में वह कहते हैं कि इंसान को हमेशा बड़े सपने देखने चाहिए और कभी रुकना नहीं चाहिए। उन्होंने अपने जीवन के हर पड़ाव पर खुद से कहा कि इससे भी बड़ा किया जा सकता है, और इसी सोच ने उन्हें नाइजीरिया से WWE तक पहुंचाया। स्टेफनी मैकमैहन उनसे जीवन, बदलाव, मेहनत और मानसिक ताकत पर भी बात करती हैं। दोनों इस बात पर चर्चा करते हैं कि जिंदगी में बदलाव हमेशा आते हैं, इसलिए इंसान को लगातार खुद को बेहतर बनाते रहना चाहिए। ओबा यह भी बताते हैं कि उन्होंने कई महान लोगों जैसे जो रोगन और डेविड गॉगिंस से प्रेरणा ली। इंटरव्यू के अंत में ओबा अपनी मां की एक मजेदार याद साझा करते हैं, जहां उनकी मां पढ़ाई करते समय उन्हें जोर से रीड कहकर जगा देती थी। वही लाइन उन्होंने बाद में WWE शो में भी इस्तेमाल की। पूरी कहानी मेहनत, सपनों, परिवार के प्यार और कभी हार न मानने की प्रेरणा देती है।
के सफर के बारे में खुलकर बात कर रहे हैं। इस बता देते हैं। इसी वजह से जब नाइजीरियन लोग दूसरे देशों में जाते हैं तो अक्सर बहुत सफल होते हैं, क्योंकि उन्होंने बचपन से संघर्ष और अनुशासन देखा होता है। ओबा बताते हैं कि उनके माता पिता ने काफी मुश्किलों का सामना किया, लेकिन कभी उन्हें महसूस नहीं होने दिया कि घर में परेशानी है। बाद में बड़े होकर उन्हें समझ आया कि उनके माता पिता कितनी को स्वीकार करना सीखना चाहिए। ओबा भी मानते हैं कि अगर इंसान सीखना बंद कर दे और सिर्फ आराम में जीना चाहे तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। इसके बाद स्टेफनी एक बहुत भावुक कहानी सुनाती हैं। वो एक 102 साल की महिला की कहानी गोद लिया गया। तब परिवार का थोड़ा ध्यान बंटा और उन्हें खुद को समझने का मौका मिला। बचपन में उन्होंने अपने माता पिता के तनाव को बहुत करीब से देखा। जब उनके माता पिता काम से थके हुए और परेशान होकर घर लौटते थे तो वो उनके चेहरे और बॉडी लैंग्वेज देखकर समझ जाते थे कि आज घर का माहौल कैसा है। इससे उन्होंने लोगों की भावनाओं को पढ़ना सीख लिया। यही चीज बाद में WWE में उनके बहुत काम आई। यह पूरी बातचीत एक बहुत ही प्रेरणादायक और भावुक कहानी है, जिसमें WWE के सुपरस्टार ओबा फेमी अपने बचपन, संघर्ष, परिवार, अफ्रीका की जिंदगी, मानसिक दबाव, कला, आर्ट और WWE तक के सफर के बारे में खुलकर बात कर रहे हैं। इस पॉडकास्ट में स्टेफनी मैकमाहोन उनसे सवाल पूछ रही हैं और उनकी जिंदगी को गहराई से समझने की कोशिश कर रही हैं। ओबा फेमी बताते हैं कि 8 साल पहले वो नाइजीरिया में थे और उस समय उन्हें ऐसा नहीं लगता था कि वो कभी WWE सुपरस्टार बन पाएंगे, लेकिन उनके अंदर हमेशा जिंदगी में कुछ बड़ा करने की भूख थी। उन्हें नहीं पता था कि WWE तक पहुंच पाएंगे या नहीं, लेकिन वो हमेशा खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहे। वो कहते हैं कि इंसान को लगातार और बेहतर बनते रहना चाहिए। यही सोच उन्हें NXT चैंपियन बनने तक ले गई। फिर बातचीत उनके बचपन और नाइजीरिया की संस्कृति पर जाती है। ओबा बताते हैं कि अफ्रीकी संस्कृति बहुत सख्त होती है। वहाँ बच्चों को बहुत अनुशासन में रखा जाता है। बिना पूछे खेलने तक की इजाजत नहीं होती। लेकिन वो यह भी कहते हैं कि उनके माता पिता उनसे बहुत प्यार करते थे, खासकर उनकी माँ, जो उनकी सबसे बड़ी समर्थक थीं। उनके अनुसार नाइजीरिया में जिंदगी आसान नहीं है। गरीबी, कठिन हालात और डर लोगों को बहुत मेहनती बना देते हैं। इसी वजह से जब नाइजीरियन लोग दूसरे देशों में जाते हैं तो अक्सर बहुत सफल होते हैं, क्योंकि उन्होंने बचपन से संघर्ष और अनुशासन देखा होता है। ओबा बताते हैं कि उनके माता पिता ने काफी मुश्किलों का सामना किया, लेकिन कभी उन्हें महसूस नहीं होने दिया कि घर में परेशानी है। बाद में बड़े होकर उन्हें समझ आया कि उनके माता पिता कितनी मुश्किलों से गुजर रहे थे। वो कहते हैं कि उनके माँ बाप चाहते थे कि वो स्टैटिस्टिक्स यानी गरीबी और संघर्ष में फंसे लोगों का हिस्सा न बने, बल्कि उनसे ऊपर उठें। इसके बाद वो बताते हैं कि वो लंबे समय तक अकेले बच्चे थे। उनके माता पिता की शादी के 6 साल बाद उनका जन्म हुआ था, इसलिए पूरा परिवार उन्हें बहुत संभाल कर रखता था। हर किसी की उम्मीदें उन्हीं पर थीं। बाद में जब उनका छोटा भाई गोद लिया गया, तब परिवार का थोड़ा ध्यान बंटा और उन्हें खुद को समझने और अपने तरीके से बढ़ने का मौका मिला। बातचीत में सबसे दिलचस्प हिस्सा तब आता है जब ओबा प्रेशर यानी दबाव के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि अगर इंसान हर समय यह सोचने लगे कि बहुत कुछ दांव पर लगा है तो वह घबरा जाता है और हार सकता है। इसलिए उन्होंने खुद को सिखाया कि बड़े मैच या बड़ी भीड़ को भी प्रैक्टिस यानी सामान्य अभ्यास की तरह लेना चाहिए। उन्होंने ट्रैक एंड फील्ड में शॉट पुट खेला था। वहां उनके कोच ने उन्हें समझाया था कि चाहे स्टेडियम बदल जाए, रिंग बदल जाए, लेकिन खेल वही है, बस जाकर अपना काम करना है। यही सोच वो WWE में भी लेकर आए। चाहे 400 लोगों के सामने खेलना हो या 16,000 लोगों के सामने, वो खुद को यही कहते हैं कि ये सिर्फ प्रैक्टिस है। इसके बाद वो मानसिक संतुलन और ट्रेनिंग के बारे में बताते हैं।
उनका कहना है कि हर दिन तेज और आक्रामक होकर काम करने से बेहतर है कि कभी कभी धीरे होकर सीखो और खुद को समझो। अगर इंसान थका हुआ हो या मानसिक रूप से परेशान हो तो उसे खुद को धीमा करके दोबारा आत्मविश्वास बनाना चाहिए। फिर बातचीत उनके व्यक्तित्व और कमजोरियों पर जाती है। ओबा बताते हैं कि बचपन में उनके माता पिता जब काम से तनाव में घर लौटते थे तो वो उनके चेहरे और बॉडी लैंग्वेज देखकर समझ जाते थे कि आज माहौल कैसा है। इससे वो लोगों की भावनाओं को पढ़ना सीख गए। उन्होंने लोगों के चेहरे, हाव भाव और शरीर की भाषा समझना सीख लिया। यही कला बाद में WWE में बहुत काम आई। जब वो रिंग में दूसरे रेसलर्स के साथ होते हैं तो वो तुरंत समझ जाते हैं कि सामने वाला असहज है या डर रहा है। तब वो माहौल हल्का करने के लिए मजाक करते हैं, जोक्स मारते हैं या बातचीत बदल देते हैं ताकि सामने वाला सहज महसूस करे। वो बताते हैं कि रेसलिंग सिर्फ ताकत का खेल नहीं बल्कि पीपल बिजनेस है। अगर आप लोगों को समझते हो और उनके साथ तालमेल बना सकते हो तभी सफल हो सकते हो। इसी दौरान वो रेफरीज की अहमियत भी बताते हैं। उनका कहना है कि रेफरी सिर्फ गिनती करने वाला इंसान नहीं होता बल्कि वो रिंग के अंदर और बाहर के बीच एक पुल होता है। कई बार रेफरी ही मैच के दौरान रेसलर का तनाव कम करता है। फिर बातचीत बदलकर आधुनिक WWE और अनरियल जैसे शो पर जाती है। ओबा कहते हैं कि समय बदल रहा है और लोगों को बदलाव स्वीकार करना चाहिए। वो कहते हैं कि हर पीढ़ी की अपनी भाषा, मेम्स और कल्चर होती है। जैसे पहले वाइन वीडियोस थे वैसे आज 6 से 7 जैसे मेम्स हैं। बड़ी उम्र के लोग नई चीजों को बेकार समझते हैं लेकिन असल में हर जनरेशन की अपनी पहचान होती है। इसके बाद वो अपने पसंदीदा WWE सुपरस्टार के बारे में बताते हैं और वो है ट्रिपल एच। ओबा कहते हैं कि उन्हें ट्रिपल एच इसलिए पसंद थे क्योंकि वो हर चीज में कंप्लीट थे। उनका रेसलिंग स्टाइल, उनकी इंटेंसिटी, प्रोमोस और पर्सनालिटी सब शानदार था। साथ ही ओबा बताते हैं कि उन्हें हमेशा विलन्स यानी हील्स पसंद आए। उनका मानना है कि अगर कहानी में बड़ा विलन नहीं होगा तो हीरो की जीत भी खास नहीं लगेगी। फिर उनकी कला यानी ड्राइंग पर चर्चा होती है। ओबा बताते हैं कि बचपन में उन्हें ड्राइंग बहुत पसंद थी लेकिन धीरे धीरे लोगों ने उन पर आर्टिस्ट बनने का दबाव डालना शुरू कर दिया। हर कोई कहता था कि वो आर्टिस्ट हैं, इसलिए वो मजबूरी में आर्ट करते रहे। इससे उनका पैशन कम होने लगा। वो परफेक्शनिस्ट बन गए थे। अगर ड्राइंग अच्छी नहीं बनती थी तो वो गुस्से में पेपर फाड़ देते थे। बाद में उन्होंने सीखा कि गलतियां भी आर्ट का हिस्सा होती हैं। उन्होंने एक खास पेंटिंग के बारे में बताया जिसमें एक बूढ़ा आदमी घड़ी बिग बेन उठाए हुए दिखता है। वो बताते हैं कि उस पेंटिंग का मतलब था कि समय सबसे ताकतवर है। कभी वो आदमी मजबूत और सीधा था लेकिन समय के साथ कमजोर और झुक गया। एक दिन समय उसे पूरी तरह तोड़ देगा। यह आर्ट वर्क लोगों को बहुत पसंद आई क्योंकि उसमें जिंदगी की सच्चाई छिपी थी। सबसे भावुक हिस्सा तब आता है जब वो अपनी माँ के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि उनकी माँ ने उन्हें प्यार करना सिखाया। उन्होंने सिर्फ बातें नहीं की बल्कि अपने प्यार से उन्हें महसूस कराया कि सच्चा प्यार क्या होता है। इसी वजह से आज वो समझ जाते हैं कि कौन सच में उनसे प्यार करता है और कौन नहीं। इसके बाद वो WWE में परफेक्शनिज्म के बारे में बात करते हैं। वो बताते हैं कि NXT में रहते हुए वो इलैबोरेट मैचेस और एंडिंग्स सोचते थे लेकिन शॉन माइकल्स अक्सर उनकी योजनाएं बदल देते थे। शुरुआत में उन्हें बहुत बुरा लगता था लेकिन बाद में उन्होंने समझा कि शॉन को पूरी कहानी का डायरेक्शन पता होता है। वहीं से उन्होंने सीखा कि WWE में आपको खुद को टूल की तरह इस्तेमाल होने देना पड़ता है ताकि बड़ी कहानी सही तरह आगे बढ़ सके। अंत में उनसे पूछा जाता है कि वो अपने बच्चों को क्या सिखाना चाहेंगे। ओबा कहते हैं कि वो अपने बच्चों को अनुशासन जरूर सिखाएंगे लेकिन साथ ही उनकी भावनाओं को भी समझेंगे। वो बताते हैं कि बचपन में जब उन्हें स्कूल में कोई समस्या होती थी तो बड़े लोग उसे छोटा समझकर नजरअंदाज कर देते थे।
लेकिन उनके लिए वही उनकी पूरी दुनिया होती थी। इसलिए वो चाहते हैं कि उनके बच्चे जब भी कोई बात लेकर आएं, तो वो उसे गंभीरता से सुनें और समझें। पूरी कहानी संघर्ष, अनुशासन, मानसिक मजबूती, परिवार के प्यार, परफेक्शनिज्म, आर्ट, साइकोलॉजी और WWE की दुनिया के पीछे छिपी असली मेहनत को दिखाती है। यह सिर्फ एक रेसलर की कहानी नहीं बल्कि एक इंसान की जर्नी है जो गरीबी और दबाव से निकलकर दुनिया के सबसे बड़े रेसलिंग मंच तक पहुंचा। इस बातचीत का यह हिस्सा बहुत ही गहरा, भावुक और प्रेरणादायक है, जहां ओबा फेमी अपनी सोच, सपनों, जिंदगी के नजरिए और भविष्य के बारे में खुलकर बात करते हैं। वहीं स्टेफनी मैकमाहोन लगातार उनके विचारों को समझने की कोशिश करती हैं और अपनी जिंदगी के अनुभव भी शेयर करती हैं। पूरी बातचीत सिर्फ WWE या रेसलिंग तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह इंसानी सोच, परिवार, सपनों, समय, प्यार और जिंदगी के असली मतलब तक पहुंच जाती है। शुरुआत में स्टेफनी कहती हैं कि जब इंसान बच्चा होता है तब उसकी छोटी छोटी बातें भी उसके लिए बहुत बड़ी होती हैं। जैसे स्कूल में कपड़े, दोस्त या छोटी परेशानियां। बड़े लोगों को वो चीजें छोटी लग सकती हैं, लेकिन बच्चे के लिए वही उसकी पूरी दुनिया होती है। ओबा इस बात से सहमत होते हैं क्योंकि उन्होंने भी बचपन में ऐसा महसूस किया था। उनके माता पिता बुरे नहीं थे, लेकिन जिंदगी की असली परेशानियों में उलझे हुए थे। इसलिए कभी कभी वो उनकी भावनाओं को पूरी तरह समझ नहीं पाते थे। ओबा कहते हैं कि इसी वजह से वो अपने भविष्य के बच्चों के साथ अलग तरह से पेश आना चाहेंगे और उनकी बातों को महत्व देंगे। इसके बाद स्टेफनी ओबा की सोच की तारीफ करती हैं कि वो हर बड़े मौके को प्रैक्टिस यानी सामान्य अभ्यास की तरह लेते हैं। ओबा बताते हैं कि यही सोच उन्हें शांत रखती है। वो कहते हैं कि जिंदगी में पर्सपेक्टिव यानी नजरिया बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर इंसान डर और दबाव को अपने ऊपर हावी कर ले तो वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने खुद को सिखाया कि हर बड़े मंच को ऐसे देखो जैसे यह बस एक और दिन है। फिर स्टेफनी उनसे पूछती हैं कि वो जिंदगी में आखिर क्या करना चाहते हैं। इस पर ओबा बहुत गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि उनका सबसे बड़ा सपना सिर्फ चैंपियनशिप जीतना नहीं है, बल्कि वो चाहते हैं कि लोग उन्हें महसूस करें। जिस तरह उन्होंने बचपन में रेसलिंग देखकर भावनाएं महसूस की थीं, उसी तरह वो चाहते हैं कि लोग उनकी कहानी, उनके मैच और उनके किरदार से जुड़े। वो चाहते हैं कि जब लोग उनका नाम सुने तो उन्हें एक एहसास हो, एक कनेक्शन महसूस हो। इस पर स्टेफनी मशहूर लेखिका माया एंजलू का एक कोट याद करती हैं। वो कहती हैं कि लोग यह भूल जाते हैं कि आपने क्या कहा या क्या किया, लेकिन वो कभी नहीं भूलते कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। यह बात ओबा की सोच से पूरी तरह मेल खाती है। ओबा का मानना है कि रेसलिंग का असली जादू इमोशंस में होता है। अगर आप लोगों को महसूस करा सकते हैं, तभी वो हमेशा आपको याद रखेंगे। फिर बातचीत किताबों, दार्शनिकों और प्रेरणा देने वाले लोगों पर जाती है। ओबा बताते हैं कि वो किसी एक इंसान की बातों को नहीं मानते, बल्कि हर जगह से सीख लेते हैं। उनका कहना है कि जिंदगी में हर इंसान आपको कुछ सिखा सकता है, चाहे वो बच्चा हो या कोई बुजुर्ग। वो बताते हैं कि NXT में टेरी टेलर ने उन्हें बहुत प्रेरित किया। टेरी टेलर बहुत बुद्धिमान इंसान थे और उन्होंने ओबा को मिन्यूशिए जैसे शब्दों का मतलब समझाया, यानी छोटी छोटी चीजों की गहराई। इससे ओबा ने सीखा कि जिंदगी और रेसलिंग दोनों में छोटी डिटेल्स बहुत मायने रखती हैं। इसके बाद रॉयल रंबल की बात होती है। स्टेफनी उनसे पूछती हैं कि इतने बड़े मंच पर जाने से पहले उनके दिमाग में क्या चल रहा था।
ओबा बताते हैं कि वो चाहते थे कि सऊदी अरेबिया की भीड़ उनके एंट्रेंस चांस के साथ जुड़ जाए। उन्हें बड़ी भीड़ और लंबे रैंप्स देखकर एक्साइटमेंट भी महसूस हुई। फिर उनके खास स्ट्राट यानी चलने के अंदाज की बात होती है। ओबा बताते हैं कि उनका यह अंदाज थोड़ा बहुत रिक फ्लेयर से इंस्पायर्ड है, लेकिन उन्होंने उसे मॉडर्न स्टाइल दिया है। वो मजाक में बताते हैं कि लोग सोचते हैं कि सिर्फ हाथ हिलते हैं, लेकिन असली मैजिक शोल्डर्स में होता है। फिर उनकी नाइजीरियन बीड्स यानी मोतियों की बात होती है। वो बताते हैं कि ये बीड्स उनकी संस्कृति और पहचान का हिस्सा हैं। उन्होंने अलग अलग रंगों के बीड्स इकट्ठा किए हुए हैं और वो चाहते हैं कि कभी ये उनके रेसलिंग गियर के साथ भी परफेक्टली मैच करें। इसके बाद बातचीत बहुत भावुक हो जाती है जब ओबा अपने पास्टर यानी चर्च के गुरु फेमी पॉल के बारे में बात करते हैं। वो बताते हैं से थके हुए और परेशान होकर घर लौटते थे तो वो उनके चेहरे और बॉडी लैंग्वेज देखकर समझ जाते थे कि आज घर का माहौल कैसा है। इससे उन्होंने लोगों की भावनाओं को पढ़ना सीख लिया। यही चीज बाद में WWE में उनके बहुत काम आई। यह पूरी बातचीत एक बहुत ही प्रेरणादायक और भावुक कहानी है जिसमें WWE के सुपरस्टार ओबा फेमी अपने बचपन, संघर्ष, परिवार, अफ्रीका की जिंदगी, मानसिक दबाव, कला, आर्ट और WWE तक के सफर के बारे में खुलकर बात कर रहे हैं। इस बना देते हैं। इसी वजह से जब नाइजीरियन लोग दूसरे देशों में जाते हैं तो अक्सर बहुत सफल होते हैं क्योंकि उन्होंने बचपन से संघर्ष और अनुशासन देखा होता है। ओबा बताते हैं कि उनके माता पिता ने काफी मुश्किलों का सामना किया, लेकिन कभी उन्हें महसूस नहीं होने दिया कि घर में परेशानी है। बाद में बड़े होकर उन्हें समझ आया कि उनके माता पिता कितनी वो स्वीकार करना सीखना चाहिए। ओबा भी मानते हैं कि अगर इंसान सीखना बंद कर दे और सिर्फ आराम में जीना चाहे तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। इसके बाद स्टेफनी एक बहुत भावुक कहानी सुनाती हैं। वो एक 102 साल की महिला की कहानी गोद लिया गया, तब परिवार का थोड़ा ध्यान बंटा और उन्हें खुद को समझने का मौका मिला। बचपन में उन्होंने अपने माता पिता के तनाव को बहुत करीब से देखा। जब उनके माता पिता काम से थके हुए और परेशान होकर घर लौटते थे तो वो उनके चेहरे और बॉडी लैंग्वेज देखकर समझ जाते थे कि आज घर का माहौल कैसा है। इससे उन्होंने लोगों की भावनाओं को पढ़ना सीख लिया। यही चीज बाद में WWE में उनके बहुत काम आई। यह पूरी बातचीत एक बहुत ही प्रेरणादायक और भावुक कहानी है जिसमें WWE के सुपरस्टार ओबा फेमी अपने बचपन, संघर्ष, परिवार, अफ्रीका की जिंदगी, मानसिक दबाव, कला, आर्ट और WWE तक के सफर के बारे में खुलकर बात कर रहे हैं। इस बना देते हैं। इसी वजह से जब नाइजीरियन लोग दूसरे देशों में जाते हैं तो अक्सर बहुत सफल होते हैं क्योंकि उन्होंने बचपन से संघर्ष और अनुशासन देखा होता है। ओबा बताते हैं कि उनके माता पिता ने काफी मुश्किलों का सामना किया, लेकिन कभी उन्हें महसूस नहीं होने दिया कि घर में परेशानी है। बाद में बड़े होकर उन्हें समझ आया कि उनके माता पिता कितनी वो स्वीकार करना सीखना चाहिए। ओबा भी मानते हैं कि अगर इंसान सीखना बंद कर दे और सिर्फ आराम में जीना चाहे तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। इसके बाद स्टेफनी एक बहुत भावुक कहानी सुनाती हैं। वो एक 102 साल की महिला की कहानी गोद लिया गया, तब परिवार का थोड़ा ध्यान बंटा और उन्हें खुद को समझने का मौका मिला। बचपन में उन्होंने अपने माता पिता के तनाव को बहुत करीब से देखा। जब उनके माता पिता काम से थके हुए और परेशान होकर घर लौटते थे तो वो उनके चेहरे और बॉडी लैंग्वेज देखकर समझ जाते थे कि आज घर का माहौल कैसा है। इससे उन्होंने लोगों की भावनाओं को पढ़ना सीख लिया। यही चीज बाद में WWE में उनके बहुत काम आई।
यह पूरी बातचीत एक बहुत ही प्रेरणादायक और भावुक कहानी है जिसमें WWE के सुपरस्टार ओबा फेमी अपने बचपन, संघर्ष, परिवार, अफ्रीका की जिंदगी, मानसिक दबाव, कला, आर्ट और WWE तक के सफर के बारे में खुलकर बात कर रहे हैं। इस बना देते हैं। इसी वजह से जब नाइजीरियन लोग दूसरे देशों में जाते हैं तो अक्सर बहुत सफल होते हैं क्योंकि उन्होंने बचपन से संघर्ष और अनुशासन देखा होता है। ओबा बताते हैं कि उनके माता पिता ने काफी मुश्किलों का सामना किया लेकिन कभी उन्हें महसूस नहीं होने दिया कि घर में परेशानी है। बाद में बड़े होकर उन्हें समझ आया कि उनके माता पिता कितनी वो स्वीकार करना सीखना चाहिए। ओबा भी मानते हैं कि अगर इंसान सीखना बंद कर दे और सिर्फ आराम में जीना चाहे तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। इसके बाद स्टेफनी एक बहुत भावुक कहानी सुनाती हैं। वो एक 102 साल की महिला की कहानी गोद लिया गया, तब परिवार का थोड़ा ध्यान बंटा और उन्हें खुद को समझने का मौका मिला। बचपन में उन्होंने अपने माता पिता के तनाव को बहुत करीब से देखा। जब उनके माता पिता काम से थके हुए और परेशान होकर घर लौटते थे तो वो उनके चेहरे और बॉडी लैंग्वेज देखकर समझ जाते थे कि आज घर का माहौल कैसा है। इससे उन्होंने लोगों की भावनाओं को पढ़ना सीख लिया। यही चीज बाद में WWE में उनके बहुत काम आई। यह पूरी बातचीत एक बहुत ही प्रेरणादायक और भावुक कहानी है जिसमें WWE के सुपरस्टार ओबा फेमी अपने बचपन, संघर्ष, परिवार, अफ्रीका की जिंदगी, मानसिक दबाव, कला, आर्ट और WWE तक के सफर के बारे में खुलकर बात कर रहे हैं। इस बना देते हैं। इसी वजह से जब नाइजीरियन लोग दूसरे देशों में जाते हैं तो अक्सर बहुत सफल होते हैं क्योंकि उन्होंने बचपन से संघर्ष और अनुशासन देखा होता है। ओबा बताते हैं कि उनके माता पिता ने काफी मुश्किलों का सामना किया लेकिन कभी उन्हें महसूस नहीं होने दिया कि घर में परेशानी है। बाद में बड़े होकर उन्हें समझ आया कि उनके माता पिता कितनी वो स्वीकार करना सीखना चाहिए। ओबा भी मानते हैं कि अगर इंसान सीखना बंद कर दे और सिर्फ आराम में जीना चाहे तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। इसके बाद स्टेफनी एक बहुत भावुक कहानी सुनाती हैं। वो एक 102 साल की महिला की कहानी गोद लिया गया, तब परिवार का थोड़ा ध्यान बंटा और उन्हें खुद को समझने का मौका मिला। बचपन में उन्होंने अपने माता पिता के तनाव को बहुत करीब से देखा। जब उनके माता पिता काम से थके हुए और परेशान होकर घर लौटते थे तो वो उनके चेहरे और बॉडी लैंग्वेज देखकर समझ जाते थे कि आज घर का माहौल कैसा है। इससे उन्होंने लोगों की भावनाओं को पढ़ना सीख लिया। यही चीज बाद में WWE में उनके बहुत काम आई। यह पूरी बातचीत एक बहुत ही प्रेरणादायक और भावुक कहानी है जिसमें WWE के सुपरस्टार ओबा फेमी अपने बचपन, संघर्ष, परिवार, अफ्रीका की जिंदगी, मानसिक दबाव, कला, आर्ट और WWE तक के सफर के बारे में खुलकर बात कर रहे हैं। इस बना देते हैं। इसी वजह से जब नाइजीरियन लोग दूसरे देशों में जाते हैं तो अक्सर बहुत सफल होते हैं क्योंकि उन्होंने बचपन से संघर्ष और अनुशासन देखा होता है। ओबा बताते हैं कि उनके माता पिता ने काफी मुश्किलों का सामना किया लेकिन कभी उन्हें महसूस नहीं होने दिया कि घर में परेशानी है। बाद में बड़े होकर उन्हें समझ आया कि उनके माता पिता कितनी वो स्वीकार करना सीखना चाहिए। ओबा भी मानते हैं कि अगर इंसान सीखना बंद कर दे और सिर्फ आराम में जीना चाहे तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। इसके बाद स्टेफनी एक बहुत भावुक कहानी सुनाती हैं। वो एक 102 साल की महिला की कहानी गोद लिया गया, तब परिवार का थोड़ा ध्यान बंटा और उन्हें खुद को समझने का मौका मिला। बचपन में उन्होंने अपने माता पिता के तनाव को बहुत करीब से देखा। जब उनके माता पिता काम से थके हुए और परेशान होकर घर लौटते थे तो वो उनके चेहरे और बॉडी लैंग्वेज देखकर समझ जाते थे कि आज घर का माहौल कैसा है। इससे उन्होंने लोगों की भावनाओं को पढ़ना सीख लिया।
यही चीज बाद में WWE में उनके बहुत काम आई।